बैठकों का दौर सरकारी तरफ से जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में लगातार पूरे राज्यों की क्या कुछ स्थिति है उसको लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वित्त मंत्रालय को साथ में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं कि किस तरीके से रियायत राज्यों को दी जा सके। तो वहीं विपक्ष ने भी कुछ सुझाव दिए हैं सरकार को और कुछ सवाल भी सरकार के सामने खड़े किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बातें प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी हैं। जिस तरीके से जीएसटी को लेकर जो बकाया राशि है वो राज्यों को देने की बात कही गई है विपक्ष की तरफ से। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि अब कई तरह की बातें राहुल गांधी की तरफ से सरकार के सामने कही गई है। टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि जो टेस्टिंग की इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप है। इस तरह की स्थिति टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि सबसे ज्यादा जो स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है वो इंदौर और आगरा, ये दो ऐसे जिले हैं, दो ऐसे शहर हैं जो अब कोरोना वायरस के मामले में केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। पिछले 48 से कुछ घंटों के आसपास से इस तरह की स्थिति है कि यहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं और पूरे देश में सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भी इन दो जगहों से सामने आ रही है। आपको यह भी बताते चले कि लगातार आरबीआई भी इस पूरी स्थिति पर निगरानी रखी हुए है और साथ में रियायत देने की कोशिश में है कि किस तरीके से इस स्थिति से बाहर निकला जा सके और वित्त मंत्रालय के साथ में मिलकर किस तरीके से लोगों को कुछ राहत दी जा सके। अब संकट के इस दौर में क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का, सुनवाते हैं। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जात को, धर्म को, एज को, सब चीज को भूलकर एक होना पड़ेगा। जहां भी हिंदुस्तान ने बीच में लड़ाई की वहीं वीकनेस। तो एक होकर मिलकर सबको लड़ना होगा इन हालातों से, तभी जाकर जीत दर्ज की जा सकती है। साथ में एक सुझाव सरकार के सामने कि टेस्टिंग कम हो रही है, टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आईसीएमआर टेस्टिंग के मामले पर क्या कुछ कह रहा है, आइए सुनवाते हैं। तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, देश को अलग अलग जोन्स में बांट रहे हैं, किसको हॉटस्पॉट बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। जैसा अग्रवाल साहब ने बोला, मैं थोड़ा नंबर भूल गया होगा, और 300 के ऊपर 330 या ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कोई भी केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो आईसीएमआर की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की जो बातें हैं, कम टेस्टिंग की उनको नकारा है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग ठीक चल रही है बाकी देशों की तुलना में भी और वैसे भी। अब आपको यह भी बता दें कि 5 लाख किट अब और आ चुकी है और माना यह जा रहा है कि अब तेजी के साथ में अब टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन टेस्टिंग के मामले में राज्यों की स्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराती नजर आ रही है। केरल की हम बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो सबसे पिछड़े हुए इस टेस्टिंग के मामले में नजर आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नजर आता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य ऐसे हैं जिसमें टेस्टिंग के मामले में सबसे पीछे। लेकिन स्थिति की हम बात करें, 2 ऐसी जगह हैं जहां पर स्थिति सबसे ज्यादा
खतरनाक नजर आ रही है। तो सबसे पहला तो इंदौर एक ऐसा शहर जो स्वच्छता के मामले में अक्सर अपने नाम पर अव्वल वहां पर नजर आता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की चपेट में भी सबसे अव्वल नजर आ रहा है और यहां पर भी कोरोना वायरस का तांडव लगातार जारी है। अब फैसला यह लिया गया है कि पूरे जितने भी लोग इंदौर के हैं सभी का टेस्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि 28 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद और भी आंकड़े सामने आ सकते हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि आगरा में ताज नगरी आगरा की स्थिति भी बहुत ज्यादा चिंता में है, क्योंकि वहां पर भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे सुखद बात यह कि अब लोग लॉकडाउन को गंभीरता से लेने लगे हैं। सड़कें खाली हैं, लोग बहुत जरूरी काम होता है तभी घर से निकलते हैं और जब वो सब्जी लेने जाते हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। जो आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, वो भी निकलकर सड़कों पर पेंटिंग बना रहे हैं और लोगों को घर में रहने की अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। और फिलहाल जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल एक ही इलाज है और वो इलाज ये है कोरोना वायरस से लड़ने का कि आपको हमको घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, इस चैन को तोड़ना है, हमें घर पर रहकर। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो राज्य हैं वो सजग नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सख्ती की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि लॉकडाउन 2.0 के बाद में खासतौर पर सख्ती देखने को मिलेगी और ये पहला हफ्ता जिसमें खासतौर पर सख्ती देखने को मिली है। आपको बता दें कि तमाम राज्यों में पुलिस भी सतर्क मिली है और पुलिस ने खासतौर पर उन लोगों को लेकर कार्रवाई की है जिन लोगों ने खुलेआम इनकी धज्जियां उड़ाई हैं, नियम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम भी लगातार जारी है लोगों के द्वारा। जो लोग लगातार मुस्तैदी के साथ में उतरकर लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ में करते नजर आ रहे हैं। चाहे डॉक्टर्स की बात करें, हम पुलिस कर्मियों की हम बात करें, सफाई कर्मियों की हम बात करें, पत्रकारों की हम बात करें या तमाम उन लोगों की हम बात करें जो अभी भी लगातार समाज सेवी के रूप में घर से बाहर निकलकर लोगों तक खाना तक मुहैया करा रहे हैं। तो तमाम स्थिति है राज्य की जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कई तरह के बिंदु हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फिलहाल ताजा जो हालात हैं 13,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। ऐसे में क्या स्थिति देश में है और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं पूरे देश में जिन लोगों ने कोरोना को मात देने में कामयाबी हासिल की है और साथ में वो जो 400 से ज्यादा लोगों की मौत पूरे देश में हुई है और इन तमाम चीजों को लेकर भी हम बात करेंगे। साथ में जो टेस्टिंग की बात कही जा रही है कि कम टेस्टिंग हो रही है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल दागे जा रहे हैं कि टेस्टिंग पूरे देश में कम है और राज्यों की अगर तुलना करें तो कई राज्य ऐसे हैं जिनकी अभी टेस्टिंग बहुत पीछे चल रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि तो वहीं अब लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इन हालातों से किसी तरीके से बाहर निकला जा सके। और आज की चर्चा में इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं संदीप चौधरी, हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है सर ओके इंडिया पर। शंभू वद्रा सर हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी सर स्वागत है ओके इंडिया पर। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, आपका भी सर स्वागत है। संदीप चौधरी सर, आज के हालातों पर नजर डालें तो क्या नजर आ रहा है, किस तरह की स्थिति आपको नजर आती है? देखिए मोहित जी, स्थिति बड़ी खतरनाक है और जिस तरीके से अभी विपक्ष ने एंट्री मारी है, आपने देखा होगा यहाँ पे राजनीति स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हमारे देश के जो नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, जिन्हें विपक्ष की राजनीति करनी है, वो बहुत टाइम तक शांत नहीं बैठ सकते। एक तरफ जहाँ राहुल गांधी की माताजी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी कहती हैं कि हमें सबको साथ मिलकर लड़ना है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, वहीं राहुल गांधी सामने आके बातें करते हैं साथ मिलके चलने की, लेकिन साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जमातियों ने ये बीमारी फैलाई है हिंदुस्तान में, आप इनको टारगेट मत कीजिए। वो मीडिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसको आप धर्म के आधार पे मत बांटिए। मतलब वो जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से पर्दा डालना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर, उनके कारनामे के ऊपर। तो यहीं से राजनीति स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो ऐसी बात कहते हैं जो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। आपको मालूम है हिंदुस्तान जितने यूरोपीय कंट्री है उन सबसे कहीं ज्यादा आगे है पॉपुलेशन के मामले में, अगर उन सबको भी आप जोड़ दें तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी की यहाँ पे टेस्टिंग की जाए। इसीलिए यहाँ पे जोन बनाए गए हैं, इसीलिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, इसीलिए क्वारंटाइन किया गया है, इसीलिए लोगों को घर में रुकने के लिए कहा गया है।
ताकि किसी में वो सिम्टम्स दिखाई दे, जी। सरकार उनको आइडेंटिफाई करे और उनकी टेस्टिंग करा सके। तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्थिति भयावह है, आने वाले टाइम में और ज्यादा भयावह हो सकती है। कल मेरी एक साथी डॉक्टर से बात हो रही थी, सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा संदीप जी ये चलता रहेगा जब तक कोई वैक्सीन या कोई इसकी दवाई सामने नहीं आ जाती, तो तब तक हमें प्रिकॉशंस लेना है, डिस्टेंस मेंटेन, जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करनी है, अपने घरों में रहना है और कम से कम सोर्सेज में हमें अपना गुजारा करना है। हम ऐसा ना करें जैसा सोशल मीडिया में देखते हैं, दही भल्ले बनाने हैं तो पता चला हम ग्रीन चटनी के लिए मार्केट में घूम रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बाहर जाते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक है, आप कोरोना लेके अपने घर में आएंगे अगर जी। अपने घर से सुरक्षित जाएंगे तो बिल्कुल। जरूरत है हमें अपने पैर रोकने होंगे, अपने पैरों को रेस्ट देना होगा, अपने परिवार के साथ कम से कम आप नमक की रोटी खा के भी गुजारा करिए, तो वही आपके लिए आने वाले टाइम में पकवान साबित होंगे। बिल्कुल, ये बात हकीकत है। शंभू बद्रा सर, आप क्या कहेंगे? आज के हालातों पर नजर डालते हैं, आंकड़ों पर नजर डालें, उनकी गतिविधियों पर हम डालें, तो क्या कहेंगे आप? जी। जो आंकड़े हैं जी। भारत में, उसमें 2-3 चीजें समझने की बात है। भारत अभी तक स्टेज 3 में नहीं है। भारत अभी तक स्टेज 1 और स्टेज 2 में है। स्टेज 1 में वो लोग थे जो बाहर से संक्रमित होकर भारत आए थे। पहले स्टेज में उन लोगों का पता लगाया गया और उनकी जांच की गई। उसके बाद दूसरा स्टेज वो था कि जो विदेश से आए थे, उनके प्रभाव में जो लोग आए थे, उन लोगों की जांच की गई और उसी से ये पूरा केस पूरे देश में आप देख रहे हैं। स्थानीय लेवल पे कहीं भी नहीं फैला है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिले हैं जी। जो कि भारत में हो और उनका कोई विदेशी कनेक्शन ना हो और वो संक्रमित पाए गए हो। तो पहली बात हमें ये समझने की है कि भारत में जो है महामारी स्थानीय लेवल पर नहीं फैला है बिल्कुल। और ये वायरस का जो संक्रमण है केवल आपको सेकेंड स्टेज तक ही लिमिट है। तो जो विपक्ष है, चाहे WHO बार बार भारत पे दबाव डाल रहा था कि भारत में टेस्टिंग कम हो रही है, इसीलिए संख्या कम हो रही है। पहली बात तो कि ये जो टेस्टिंग की बात है वो एक दबाव है भारत पे और इस बात को हमें समझना होगा कि ये टेस्टिंग ही इस पूरे खेल का, मैं तो इसको खेल मानता हूँ क्योंकि वायरस पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। अभी चूंकि नया वायरस कोरोना वायरस के टेस्टिंग की किट बनाई गई है और जिसमें कि चीन और अमेरिका दोनों शामिल है, तो इस किट को की वजह से ये बीमारी आपको दुनिया में दिख रही है। ऐसा नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज से हर साल 1.7 लाख लोग मरते हैं दुनिया में, ये रिकॉर्ड है और ये WHO का ही रिकॉर्ड है बिल्कुल। कि इस डिजीज से मरते ही हैं। आप चाहे अभी करें, अभी तो 1 लाख आपने देखा कि ये आंकड़ा पार किया है, आने वाले वक्त में अभी 70,000 और पार करेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि ये बीमारी अब खत्म हो गई है या ये बीमारी अब नहीं आ गई है। तो आप इस पूरे प्रकरण में देखिए तो स्टेप बाय स्टेप WHO की भूमिका बदलती हुई दिखाई देगी। जी। पहले जो है भारत पे ब्लेम कर रहे थे कि संख्या टेस्टिंग ज्यादा नहीं हो रही है। भारत ने जब समय से पहले टाइम पे एक लॉकडाउन कर दिया, यहाँ पे केस बढ़ने के चांसेस कम हो गए, तो फिर वो भारत के कदम का समर्थन करने लगे कि जो नहीं, भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब WHO ने कल कहा है कि जब तक टीका नहीं आएगा तब तक जो है ये बीमारी खत्म नहीं होगी। जी। वो यानी कि एक तो जो अब तक लोगों का इलाज किया जा रहा है या जो लोग मर चुके हैं इस बीमारी के नाम पे, तो ये WHO को बताना चाहिए कि ये व्यक्ति दवाई से मरे हैं, बीमारी से मरे हैं या इलाज से मरे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए विश्व स्तर पे। बिल्कुल। कोरोना वायरस की वजह से जो लोग को डेथ डिक्लेयर किया गया है, उसकी मौत इस वायरस से हुई है या उनकी मौत इलाज की वजह से हुई है। जी। इलाज की जो पूरी प्रक्रिया है, जो WHO की गाइडलाइन है, वही संदिग्ध है, वही बिल्कुल, साइंस बिल्कुल। के खिलाफ है। तो मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे काम होना चाहिए और भारत सरकार का कदम सराहनीय है, बहुत अच्छा है
कि उन्होंने एज ए टाइम पे लॉकडाउन किया और WHO के प्रभाव में उतना नहीं पड़ा जितना कि भारत को पड़ते हुए अभी आप देखते हैं। जी जैसे ही आप टेस्टिंग किट पढ़ाएंगे, टेस्ट पढ़ाएंगे, देखिए आप टेस्ट किट के बारे में समझिए कि टेस्ट किट की एक तो कॉस्ट पड़ती है 4,500 रुपया, जो कि आपको भारत सरकार को वहन करना है। और उसके बाद आप अगर 100 आदमी का इस मशीन से टेस्ट करेंगे तो उसमें एक आदमी कम से कम ऐसा होगा जो स्वस्थ भी होगा तो भी पॉजिटिव दिखाएगा। यानी कि 100 टेस्ट अगर हम करेंगे तो एक उसमें पॉजिटिव दिखाएगा। अभी कल रिपोर्ट आई कि 24 टेस्ट में से एक टेस्ट पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि ये टेस्ट किट का प्रॉब्लम है व्यक्ति का। आप 24 के 24 स्वस्थ आदमी को खड़ा कर दीजिए जो मेडिकली स्वस्थ हो, उसमें से एक आदमी कम से कम दिखाई दे देगा आपका कि ये बिल्कुल कोरोना बिल्कुल सर, पॉजिटिव इस पर हम थोड़ा और गहराई से जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं नीरज से। नीरज, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल देश में? मुझे अगर टेस्टिंग की बात की जाए, अगर देश के अपडेट की बात अगर की जाए तो लगातार टेस्टिंग जो है वो बढ़ रही है। जो आंकड़े हम पेश कर रहे हैं कि जो है पूरे अगर देश की बात की जाए तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 203 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। और प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर जो 203 लोगों की टेस्टिंग हुई है उसमें 8 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। टेस्टिंगों की आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं वो 1-2 दिन पहले के आंकड़े हैं। अगर राज्यों की हम बात करें मोहित, तो राजस्थान जो है वो सबसे ऊपर है। राजस्थान में प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 475 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो केरल नंबर 2 पर है जहां पर 465 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। वहीं अगर मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर 417 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। MP की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए जो तकरीबन 350 है। और जो 3 राज्य जो 100 से नीचे हैं उसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार है, जहां पर कि जो है 100 से नीचे लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि ये जितने भी आंकड़े हैं मोहित वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े मैंने आपको पहले बताया कि 1-2 दिन पहले के आंकड़े हैं। अब टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो जो टेस्टिंग की जो बात की जा रही है कि कितने भारत में कितनी टेस्टिंग की जा रही है, दुनिया के अन्य मुल्कों में कितनी टेस्टिंग की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप चौधरी सर, टेस्टिंग पे मैं आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने भी ये बात कही कि टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है और लॉकडाउन इसका इलाज नहीं, ये सिर्फ एक पॉज बटन है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मोहित जी, मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन ही इसका इलाज है आज की तारीख में। आप उसको इलाज कह लीजिए, मेडिसिन कह लीजिए, प्रिकॉशंस कह लीजिए, क्योंकि आपके पास वो इंजेक्शन नहीं है कि आप पेशेंट को लगा सके, लेकिन आप किसी को संक्रमित होने से बचा सकते हैं, किसी को पेशेंट होने से बचा सकते हैं, और उसका इलाज ये है कि आप अपने घर में रहें। दूसरी बात आती है टेस्टिंग की। इतनी टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं हो सकती और ना ही हम और हमारा देश उस चीज को वहन कर सकता कि हर आदमी को टेस्ट किया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है, इसीलिए जोन बनाए गए हैं, इसीलिए प्रशासन लगाया गया है। इसीलिए आपने देखा और सुना होगा कोई बिल्डिंग, कोई सेक्टर, कोई कॉलोनी इसीलिए सील कर दी जाती है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया को या उन लोगों को टेस्ट किया जा सके। अगर आप कहेंगे कि पूरे तरीके से आप तो समझ सकते हो, आप 130 करोड़ है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया भी मिलकर अकेले हिंदुस्तान का खर्च नहीं उठा सकती। हमारे पास इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है, इतने हम स्ट्रांग नहीं है कि इस तरीके से हम खर्च कर सके। इसलिए चीज को जहां जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत अगर मुझे है मोहित जी, तो वो मेडिसिन मुझे ही दी जाए, जिसको जरूरत नहीं है उसको वो मेडिसिन ना दी जाए। इस तरीके की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं, जिस तरीके से हमारा मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है और जिस तरीके से हमारे जो मेडिकल के विशेषज्ञ हैं या पॉलिटिकली लोग वॉच कर रहे हैं या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो अपने तरीके से परफेक्ट चीजों को कर रहे हैं, परफेक्ट अंजाम दे रहे हैं। बस जरूरत है हमें ऐसी घटनाएं रोकने की जैसी आपने इंदौर में देखी, जैसी आपने मुरादाबाद में देखी, जैसी आपने दिल्ली में देखी, ये मरकज की घटना। इन लोगों को जागरूक होकर सरकार का साथ देने की जरूरत है। अगर ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं वो निकल के सामने आएंगे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने घर परिवार, अपने गांव, अपने देश, अपने शहर की सुरक्षा के लिए मुझे सरकार को बताना चाहिए, मुझे आगे निकल के आना चाहिए, मुझे सरकार के सामने समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल शंभू सर, इसी मामले पर, टेस्टिंग के मामले पर थोड़ी मैं ये जिस तरीके से देखूं, जिस तरीके से दबाव इंडिया के ऊपर बनाया जा रहा है, चाहे विपक्ष की बात हम करें या बाकी देशों की हम बात करें या संस्थाओं की हम बात करें, WHO की तरफ से भी, क्या ये एक मार्केटिंग के तहत भी है, बिजनेस के तहत भी है? इसमें समझने वाली बात ये है कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया में
जो टेस्टिंग हो रहा है वो रैंडम टेस्टिंग हो रहा है। जी ये नहीं है कि अमेरिका में ही पूरे नागरिक को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। जो रैंडम सैंपल रैंडम लिए जाते हैं कि हमारे यहाँ स्थानीय लेवल पे है या नहीं है। एक तो ये बात है कि भारत ही नहीं पूरे दुनिया में इस बीमारी के टेस्ट के लिए रैंडम टेस्टिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पे दबाव की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि भारत पे जो दबाव है कि अधिक से अधिक टेस्ट करे, और अगर इसको इसी रूप में भारत सबका टेस्ट करना शुरू कर दे तो जी। भारत की आबादी 130 करोड़ है, तो आप 130 करोड़ के पास का लग जाएगा सबका टेस्ट करके रिपोर्ट देने में। तो ये कोई तरीका नहीं है। तीसरा कि जो भी व्यक्ति जिनको शिकायत आ रही है या जिनको लग रहा है कि टेस्टिंग की जरूरत है, आप वो व्यक्ति खुद ही संपर्क करें सरकार के एजेंसी से, उनका टेस्ट हो। वो एक लॉजिक है, उसमें एक लॉजिक है कि व्यक्ति प्रभावित है और वो टेस्ट कराने जा रहा है, और टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनकी जांच होगा, उनका इलाज होगा। और भारत के लेवल पे महामारी स्थानीय लेवल पर नहीं है, तो इसीलिए टेस्टिंग को बढ़ा देना समस्या का समाधान नहीं है। तो लॉकडाउन से वायरस का चेन टूट जाता है। उसके लिए भारत ने लॉकडाउन किया है, और 2 बार ऐसा मतलब 20-20 दिन का अगर चक्र देखेंगे तो ये 40 दिन बीत जाएगा, और 3 मई को जब 40 दिन बीत जाएगा उसके बाद भारत को साइंटिफिकली भी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। आप एक प्रिकॉशन दीजिए पब्लिक को कि ये आप अपनाइए, क्योंकि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जी वो पूरा इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो एंटीबॉडी अपने आप तैयार कर लेता है। और जी। जब किसी व्यक्ति को आप समाज से काट देंगे, वो अकेले अपने घर में रहेगा, तो उसके बाद उसका बॉडी उस घर के परिवेश के अनुरूप हो जाएगा। तो जब वो बाहर जाएगा तो वो कोरोना ना सही और तरह के जो इन्फेक्शन हवा में होते हैं उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी इनकी खत्म हो जाएगी। जी तो लॉकडाउन कोई लंबे समय के लिए समस्या नहीं है। केवल उस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आप 20-20 दिन का 2 चक्र आपने ले लिया, और उसका जो ब्रेक है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। कोरोना आपको होने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर आप देश को लंबे समय तक लॉकडाउन में रखेंगे तो फिर एक नई तरह की प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जब व्यक्ति पब्लिक में जाएगा तो उसको और तरह की डिजीज होने की संभावना उसको उनसे संभावना बढ़ में जाएगी। बिल्कुल उनका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा। जी बिल्कुल अब मैं एक तीसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जी कि जो कोरोना का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। जी PCR टेस्ट के जो आविष्कारक हैं उसका नाम है कैरी मूलस। कैरी मूलस ने जब आविष्कार किया था तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये जो टेस्ट है वो रिसर्च के लिए है, और उसमें ये है कि वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगाता है कि कोई वायरस जेनेटिकली कैसे आगे बढ़ता है, जेनेटिकली कैसे घटता है। इसका पता लगाने के लिए पीसीआर टेस्ट उपयोगी है, न कि वायरस को डिटेक्ट करता है। तो यानी कि ये जो टेस्ट है वही संदेहास्पद है कि वायरस के जीन का जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड का पता लगाता है, न कि एक व्यक्ति में वायरस है या नहीं है इसका पता लगाता है। तो कहने का मतलब कि जो टेस्ट जिसने आविष्कार किया है उसी को इस पे संदेह है। बिल्कुल। इस पूरे दुनिया के जो WHO और जी। पूरे जो डॉक्टर कम्युनिटी है और जो मेडिकल फार्मा कम्युनिटी है, जो कि पूरे दुनिया को जी। डाल रखा है कि पीसीआर टेस्ट करो और अलग अलग किट बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक वायरस का कितना टेस्ट करता है, वायरस का कितना पता लगाता है, ये तो बहुत एक संदेहास्पद है, वो क्लियर कट स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसको लेकर के मेडिकल कम्युनिटी को इस पे चर्चा करनी चाहिए, भारत सरकार को इस पे गंभीरता से देखनी चाहिए। बिल्कुल ये गंभीरता दिखाने की इस वाकई मुद्दे पर जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन को अगर और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो किस तरह के इसके असर होंगे नीरज? और साथ में ये कि वित्तीय मामलों को हम देखें आज की स्थिति में और आने वाली स्थिति में कहां भारत नजर आ रहा है?
मोहित, अगर वित्त मामलों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में वित्तीय मामलों के हिसाब से इस वक्त इतना ज़्यादा आर्थिक संकट नहीं है। जो दुनिया के तमाम मुल्कों में जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है वो एकदम चौपट हो जाएगी, हालांकि होगी, इसमें कोई भी दौरा नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दुनिया के तमाम जो देश हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना संकट की वजह से उन पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। पर अब भी उनका साफ तौर पर यही कहना था कि नकदी के मामले में नकदी जो है पर्याप्त है किसी भी तरीके के जो है। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से बताया कि देश में अब भी 91% जो एटीएम है वो काम कर रहे हैं, मतलब कि पैसों के मामले में किसी भी तरीके से देश की जनता को जो है वो नुकसान नहीं होने वाला। इसके अलावा जिस तरीके से साफ तौर पर लगातार सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता की घोषणा की गई या फिर कुछ छूट जो है वो आरबीआई की तरफ से भी दी गई, हालांकि बैंकों की तरफ से दी गई, तो कहीं ना कहीं अब सरकार की बात करें या फिर आरबीआई की बात करें या फिर वित्त मंत्रालय की बात करें, धीरे धीरे करके वो अब एक एजेंडा तैयार करने लगा है कि किस तरीके से अगर देश में लॉकडाउन हटाने की स्थिति आती है धीरे धीरे करके, तो अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पटरी पर लाया जाए। हालांकि मौजूदा हालात की बात की जाए मोहित, तो कोई भी दौरा नहीं, अभी से कहीं भी दूर दूर तक ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि तत्काल जो है देश में लॉकडाउन हटाया जा सकता है 3 मई के बाद भी। हालांकि सरकार ने 3 मई तक का ऐलान किया गया है। कुछ जो है रियायतें कुछ जो है छूट दी जा सकती है 20 अप्रैल के बाद, वो भी कुछ शर्तों के अनुसार। जिस तरीके से सरकार ने कुछ इंडस्ट्री की बात करे, ग्रामीण इलाकों की बात करे, आईटी कंपनियों की बात करे या फिर इस तरीके की छूट दी है, पर उसमें भी सार्वजनिक सतह पर आप जाएंगे तो अब भी आपका चेहरा ढका होना चाहिए और ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ये चीज आ जाएगी। जी बिल्कुल। संदीप चौधरी सर, मैं आपके पास आऊंगा और मैं ये जो अभी फिलहाल वित्त मंत्रालय की हम बात करें या फिर आरबीआई की हम बात करें, उसकी भूमिका पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की उसकी भूमिका नजर आ रही है, उस पर मैं आपके कमेंट लूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। संदीप चौधरी सर से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल वित्त मंत्रालय और आरबीआई की भूमिका देश में इस संकट के दौर में कहां पर नजर आ रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।